नमस्कार छात्रों, मैं जलेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। आज हम भारत में मानवीय संसाधन, उसके मुख्य संकेतक के बारे में विचार विमर्श करेंगे। जो मानव संसाधन विकास के सूचक हैं, संकेतक हैं, उनकी दो संकेतकों पर हम विस्तार से प्रकाश डालेंगे: साक्षरता और पोषण। मानव विकास पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जल की पूर्ति, स्वच्छता आदि का गहरा प्रभाव पड़ता है। इनका विवेचन एक देश के सामाजिक क्षेत्र की प्रगति के संदर्भ में किया जाता है। भारत में योजना काल में इन क्षेत्रों में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन आज भी विकसित देशों की तुलना में बहुत कुछ करना शेष है। यही नहीं बल्कि देश के विभिन्न भागों में साक्षरता, स्वास्थ्य, पोषण के स्तरों में भारी विभिन्नताएं पाई जाती है, जिन्हें आगामी वर्षों में हमें दूर करने का प्रयास करना होगा। मानव संसाधन विकास के इन संकेतक पर हम प्रकाश डालते हैं। पहला है साक्षरता, लिटरेसी। भारत में शिक्षा के विकास में साक्षरता की प्रबल भूमिका मानी गई है। शिक्षा के संदर्भ में हम प्राथमिक, सेकेंडरी, उच्च स्तरीय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि का अध्ययन करते हैं, लेकिन आम आदमी की साक्षरता का सामाजिक प्रगति में विशेष योगदान होता है। भारत में उस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है जो एक साधारण पत्र लिख पढ़ सकता है। केवल अपने हस्ताक्षर कर लेने मात्र से ही कोई व्यक्ति साक्षर नहीं हो जाता है। अतः साधारण रूप से पढ़ने और लिखने की योग्यताएं प्रत्येक नागरिक में होनी चाहिए, तभी वह लोकतंत्र में अपनी समस्त जिम्मेदारियों को ठीक प्रकार से पूरा कर सकता है। हम निम्नलिखित सूची में साक्षरता दरों के संबंध में बात करें तो 1951 में कुल साक्षरता 18.33% थी मात्र। उसमें भी पुरुषों की साक्षरता 27.16% थी और स्त्रियों की मात्र 8.86% साक्षरता दर थी। योजना काल के दौरान सरकार के द्वारा किए गए साक्षरता के प्रयासों के कारण साक्षरता की दरें बढ़कर 2001 में 64.83% हो गई, जिसमें पुरुषों की 75.26% और महिलाओं की 53.67% हो गई। तो हम देखते हैं कि जहां 1951 में स्त्री साक्षरता 8.86% थी, वो बढ़कर के 53.67 हो गई। 2011 में कुल साक्षरता दर भारत में 73% हो गई। इसमें पुरुषों की 80.90% और महिलाओं की 64.60%। उपरोक्त आंकड़ों को देखने के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि योजना काल के दौरान साक्षरता दर बढ़ी है, लेकिन आज भी साक्षरता की दर नीची है। आज भी 27% जनसंख्या निरक्षर है। अगर हम पुरुषों और स्त्रियों के आधार पर बात करें तो स्त्री साक्षरता केवल 64.6% है, तो आज भी लगभग 36% महिलाएं असाक्षर है, निरक्षर है। यद्यपि योजना काल के दौरान साक्षरता की दर में बहुत वृद्धि हुई है, लेकिन ये वांछित वृद्धि दर से कम है। हमें स्त्री साक्षरता को बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। कुल राज्यों में 2001-2011 में साक्षरता दरें 8 राज्य जो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल हैं, इनमें से प्रथम 4 राज्यों को डॉक्टर आशीष बोस ने बीमारू राज्यों की श्रेणी में रखा है। आजकल इन 8 राज्यों को प्रायोरिटी स्टेटस, प्राथमिकता प्राप्त राज्य कहा जाता है।
क्योंकि इनमें जनसंख्या की समस्या के हल की विशेष आवश्यकता है। इन 8 राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। इनमें अगर हम राज्यों के आधार पर देखें तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है जो 61.8% है, और सर्वाधिक साक्षरता 78.8 उत्तराखंड में है। उपर्युक्त तालिका से ये स्पष्ट होता है कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के सभी 8 राज्यों में 2001 से 11 की अवधि में साक्षरता के अनुपात में वृद्धि हुई है, लेकिन बिहार में ये 47% से लगभग बढ़कर 62% हो गई है। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि 15 बिंदुओं की बिहार राज्य में दर्ज की गई है। लेकिन अभी भी पुरुषों स्त्रियों की साक्षरता की दरों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच, विभिन्न जातियों और संप्रदायों के बीच, पिछड़ी जाति और गैर पिछड़ी जाति के बीच साक्षरता की दरों में भारी अंतर पाया जाता है, जिन्हें हमें भविष्य में दूर करने के अथक प्रयास करने होंगे। स्त्रियों में प्रभावी साक्षरता की दरें कुछ राज्यों में इस प्रकार से रही है। जो तालिका से स्पष्ट है। साक्षरता और शिक्षा के प्रसार के लिए भारत सरकार ने कई उपाय अपनाए हैं, जिसमें पहला है प्राइमरी और अपर प्राइमरी तक नामांकन में वृद्धि को प्रोत्साहन दिया गया है, जिसके लिए स्कूलों की स्थापना की गई है। छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, अन्य प्रोत्साहनों का उपयोग किया गया है। जुलाई 2004 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम शुरू की गई है, जिसके द्वारा लड़कियों के लिए अपर प्राइमरी स्तर की स्कूलों की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य रूप से ST, SC और OBC की लड़कियों को अध्ययन की सुविधा दी जाती है। समग्रीकृत बाल विकास स्कीम आंगनबाड़ी के तहत स्कूल से पूर्व शिक्षा में सुधार किया गया है। मिड डे मील स्कीम लागू की गई है, जिसके तहत देश के विभिन्न भागों में बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार काफ़ी पैसा खर्च कर रही है, ताकि बच्चे स्कूल न छोड़े और उन्हें पोषण की भी प्राप्ति हो सके। सरकार लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। उनके लिए छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। बिहार में, राजस्थान में निःशुल्क साइकिलों की व्यवस्था की गई है। सर्व शिक्षा अभियान ऐसे 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों को अपर प्राइमरी स्कूल में रोकने के लिए कार्यक्रम चलाया गया है। इसमें नई स्कूलें खोलने, स्कूल भवन बनाने, पेयजल की सुविधा, टॉयलेट की व्यवस्था करने व अध्यापकों की नियुक्ति के कार्यक्रम अपनाए गए हैं। सरकार को बालिकाओं की शिक्षा के लिए कमरों की संख्या में वृद्धि, अध्ययन सामग्री की उपलब्धि बढ़ाने, स्कूल से घर आने जाने तक की सुविधा का विस्तार करने, अध्यापकों की पर्याप्त व्यवस्था करने आदि पर अधिक ध्यान देना होगा। शिक्षा पर वे देश के सकल घरेलू उत्पाद के वर्तमान के 3% स्तर है, जो 18-19 के बजट अनुमान रहा है, से बढ़ाकर 4 से 5% करना होगा, ताकि शिक्षा के क्षेत्र का सभी राज्यों में वांछनीय विस्तार हो सके। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम RTE एक्ट 2009 के तहत बच्चों को 6 से 14 वर्षों तक शिक्षा का मूलभूत अधिकार दिया गया है। ये अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हो गया है। इस प्रकार भारत सरकार ने, विभिन्न राज्यों की सरकार ने शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए हैं। मानव विकास का दूसरा संकेतक है स्वास्थ्य। आर्थिक विकास व स्वास्थ्य की स्थिति एक दूसरे को निरंतर प्रभावित करते हैं। भारत में पिछले 2 दशकों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है, जिसके कारण मृत्यु दर में निरंतर गिरावट आ रही है। भारत के कुछ चुने हुए स्वास्थ्य संबंधी संकेतक निम्न तालिका में हैं।
क्रूड जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर 1991 में 29.5 थी, वर्तमान में 20.2 2017 में रही है जन्म दर। क्रूड मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या पर 91 में 9.8 थी, वो घट करके 2017 में 6.3 हो गई है। कुल प्रजनन फर्टिलिटी रेट प्रति महिला 3.6 थी 91 में, वो घट करके 2016 में 2.3 हो गई है। शिशु मृत्यु दर 91 में 80 प्रति 1000 जीवित जन्मों पर थी, वो 2017 में 33 हो गई है। और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो 91 में 59.4 वर्ष थी, वो बढ़कर के 2012 से 16 के दौरान 68.7 वर्ष हो गई है। इस प्रकार पिछले लगभग 2 दशकों में भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुकूल परिवर्तन हुए हैं। जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर में निरंतर कमी आई है। लोगों की औसत आयु भी बढ़ी है। सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को उन्नत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए हैं, जिसमें पहला है देश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों की ग्रामीण और अर्धशहरी केंद्रों में स्थापना की गई है ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे का विकास किया जा सके। दूसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM, ये 2005 से प्रारंभ किया गया था। इसमें 18 राज्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इनमें से 8 पूर्व वर्णित एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के राज्य हैं और 8 उत्तर पूर्वी राज्य हैं। तीसरा, जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई है, जिसका लाभ महिलाओं को पहुंचाया जा रहा है। काफ़ी संख्या में एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्टों, आशा सहयोगियों के माध्यम से महिलाओं में दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 6 अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान एम्स जैसे संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। कई मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। एड्स के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। आयुष के तहत आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध होम्योपैथी के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य की देखभाल के संबंध में सेवाएं प्रदान की जा रही है। इनको दवाइयों के क्षेत्र में सरकारी भारतीय प्रणाली में आवश्यक मान्यता प्रदान की गई है। भारत में शिक्षा, आमदनी, शहरीकरण के विकास के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने 4000 अतिरिक्त मेडिकल स्नातकोत्तर सीटों की व्यवस्था 10-11 में की है। मतलब मेडिकलों की सीटें बढ़ाई जा रही है। भारत में केंद्र राज्य सरकारों द्वारा वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाओं पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग 1.5% व्यय किया जा रहा है, जिसे 2018-19 के बजट के अनुमान के अनुसार बढ़ाकर 2% किया जाना है। शिक्षा, स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने से न केवल सामाजिक प्रगति होगी बल्कि वह आर्थिक विकास में भी सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि शिक्षित व स्वस्थ नागरिक श्रमिक देश के उत्पादन व उत्पादकता की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः सरकार के द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय का अनुपात GDP में बढ़ाना चाहिए। 18-19 में ये 3% और 1.5% ही पाया गया है, जो देश की आवश्यकताओं को देखते हुए अपर्याप्त है। अतः इसमें आगामी वर्षों में वृद्धि की जानी चाहिए। अब हम कल मानव विकास के अन्य संकेतक जो है, जिसमें हम पोषण है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।